कभी कभी मैं मीटिंग में जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप अपनी कामयाबी का राज बताइए कि आप कैसे कामयाब हुए। आप अपनी कामयाबी के राज बताइए कि आप कैसे कामयाब हुए। तो आप अपनी कामयाबी का राज बताइए। मैं अपनी कामयाबी के 5 राज है जो आज आप लोग को बताना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं? पहली बार काफी लोग हैं, काफी लोग पहली बार मुझे सुन रहे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कामयाबी के मेरे 5 राज है, मैं आप लोग को बता दूं। सबसे पहला कामयाबी का राज मेरे सेल्फ इन्वेस्टमेंट। मैंने खुद के ऊपर खर्चा किया है। मैंने खुद के ऊपर खर्चा किया है। ये जो कपड़े हैं, ये जो जूते चप्पल, ये जो घड़ी, ये जो बातचीत, ये सब खर्चा करना पड़ता अपने ऊपर। अगर आपको भी इस धंधे में कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। अपने ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा जीवन में कामयाब होने के लिए। मैंने खर्चा किया अपने ऊपर, आपको भी खर्चा करना पड़ेगा। उसमें पैसा भी होगा, उसमें हार्डवर्क भी होगा, मेहनत भी होगी, खर्चा करना पड़ेगा, समझे। दूसरा मेरी कामयाबी का राज हार्डवर्क। मैंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भले रहता अभी मुंबई में हूं, लेकिन मेरा जन्म यहीं उत्तर प्रदेश में बहराइच में हुआ। मेरी थोड़ी बहुत जो पढ़ाई लिखाई हुई यहीं बहराइच में हुई। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब से मैं समझदार हुआ और जब मैं पढ़ने जाया करता था, पैर में मेरे चप्पल नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं गरीब घर में पैदा लिया था। जन्म मेरा गरीब घर में हुआ था। मेरे पिताजी किसान थे, खेती करते थे। आज भी मेरे यहाँ पर खेती होती है, बगीचे आज भी मेरे यहाँ पर है। और मैं मेहनत करने की जो मुझे प्रेरणा मिली, सीख मिली, वो मुझे मेरी माँ से मिला। मैं देखता था कि मेरी माँ हमेशा मुझसे बाद में रात में सोया करती थी, मुझसे पहले ही बिस्तर से उठ जाया करती थी। उस टाइम पे गैस नहीं हुआ करता था, मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, लकड़ी पे खाना बनता था। तो चूल्हे को सैतना, लीपना, बर्तन को घसना, फिर आटा सानना, रोटी बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना। घर में हमारे गाय भैंस थी, उनकी सेवा करना। हमारे यहाँ पर खेत था, फिर अपने खेतों में जाके अगर गेहूं की फसल है तो गेहूं काटना, धान की फसल है तो धान काटना, अरहर का फसल का टाइम है तो अरहर का काटना। और अपने खेतों में जब हम लोग काम कर लिया करते थे तब दूसरे के यहाँ मजदूरी किया करते थे, दूसरे के खेतों में जाके काम किया करते थे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं पढ़ने जाया करता था, पहले बस्ता होता था, बस्ता, पाटी, खड़िया और सेठक कलम। कोई होगा उस साइड का तो जान रहे होंगे आप लोग, जान रहे हैं, इसे बताना, आप लोग समझ रहे हो ना। हाँ, पाटी, सेठक कलम। और सवेरे सवेरे उठे और नेकर पहने और बूसट पहने और लाहिक तेल लगाए मुंह में भर से भगे स्कूल। दौड़ते गए तो सबसे पहले खरारा ले लो, स्कूल बहारो, स्कूल खुद ही बहारो। फिर उसके बाद टाट बिछाया जाता था, टाट, उस गोनी को, बोरे को, टाट को बिछाना, अपना बस्ता रखना। फिर राष्ट्रगान होता था, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, राष्ट्रगान हुआ। फिर उसके बाद में जो भी छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाओ बड़ाओ पढ़ाया गया। पढ़ाई से जैसे आए निकल के घर पहुंचे, जो भी घर में चटनी रोटी बनी रही वो खाए और तुरंत डंडा लिए, लाठी और गाय भैंस लेके चल दिए चराने, उनकी सेवा। फिर उनको लेके जाओ। अरे मैं अभी स्विमिंग पूल में कभी कभी नहाता हूं तो सब लोग बोलते सर बड़ा अच्छा तैर लेते हो। मैंने तैरना भैंसों को नहला नहला के सीखा है। हाँ, उनकी पूंछ पकड़े पकड़े समझे, उनको नहलाता था, फिर वहीं से सीखा। फिर इस तरीके से मेरा बचपना चल रहा था। उसी में घर के हालात सही ना होने की वजह से मैं चला गया मुंबई। मैं मुंबई चला गया तो सबसे पहले वहां पर मैंने सीखना काम शुरू किया, जरी का काम, हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम। जानते हैं आप लोग? हाँ, जरी का काम, जिसमें लेडीज लोगों के सूट वूट में कढ़ाई होती है ना, जेंट्स लोगों के भी शादी वादी में देखो कोट वोट पे कढ़ाई। जरी का काम मैंने सीखना शुरू किया। और जब मैं मुंबई गांव में रहता था तो मेरे अंदर बड़ा जोश था, बड़ा जुनून था, बड़ी चाहत थी कि मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। और मुंबई मुझे ऐसा लगता था कि वहां पर राजा महाराजाओं की जिंदगी मिलेगी। लेकिन मुंबई जब पहुंचा तो इसका पूरा उल्टा हो गया। मुंबई जब पहुंचा तो इसका पूरा
उल्टा हो गया। वहां गया तो एक भाई 10 बाई 15 का रूम था, जिसमें 10-12 कारीगर रहते थे जो जरी का काम करते थे। अब वहां पर बिस्सी से खाना आता था। कोई मुंबई में रहता होगा, टिफिन आती थी, टिफिन 150 रुपये हफ्ता वो लेते थे। उसमें दाल अलग, पानी अलग, रोटी स्पेशली ऐसा लगता था जलाई गई वो हमारे लिए, इतनी जली हुई, चावल उबाले हुए, कोई टेस्ट ही नहीं। वो खाना खाना है। एक टॉयलेट रहता था, उसमें 20-20 जन उधर चौल में रहने वाले लाइन लगा के खड़े रहते थे वहां पर। एक नल होता था, सवेरे जल्दी उठ के पानी भरना। ऐसा मुंबई में जरी का काम सीखना शुरू किया मैं, और 5-6 महीने मैंने काम सीखे। फिर मैं बीमार होने लगा, क्योंकि गांव में खुली हवा में रहने वाला आदमी एक पिंजरे की तरह एक कमरे में बंद कर दो तो रह नहीं पाया। फिर मैं वापस मैं मुंबई से गांव चला आया, बहराइच। यहाँ बहराइच से मैं गोंडा से अवध एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के गया था नंगे पांव मुंबई, नंगे पैर, चप्पल नहीं थे उस टाइम पे, और पैजामा और बूशर्ट पहन के गया था। पैंट और कोट मैंने अपनी खुद की कमाई से पहने हैं, समझे, पैंट से। फिर रिटर्न चला आया मैं गांव, और गांव आया फिर घर में वही तकलीफ, वही परेशानी। एक बहन थी, उसकी शादी की जिम्मेदारी, घर में हमारे पैसा नहीं, तो फिर मैं मजदूरी करना शुरू कर दिया। मैंने ईंट भट्टे पे भी काम किया है। ट्रैक्टर ट्राली होते हैं ईंट भट्टा, पता है? हाँ, ट्रैक्टर ऐसे ईंटा ऐसे उठा के ऐसे फेंकते हैं, ऊपर वाला फेंकता है, ऐसे उठा के रखते ना ऐसे ऐसे। ये मैंने किया, ईंट भट्टे पे काम किया। चक्रोट पटता है गांव में, देखना सरकार की तरफ से। हाँ, चक्रोट बहराइच में फरुआ कहते हैं। फरुआ से तसलम माटी भरे मूड़े लदाए दे लेके जाए पार्टी, ऐसे 15 रुपए रोज पे मजदूरी। ऐसे करते करते फिर 6-7 महीने निकले। महुआ का जब टाइम आता था, आम महुआ का जब सीजन आता तो महुआ दूसरे के बगीचे में बीनने जाता था। 3 हिस्सा मालिक का और 1 हिस्सा हमारा। ऐसे मैं काम किया मुंबई में, फिर वापस में बहराइच में। फिर इसके बाद में वापस चला गया मुंबई में, और मैंने सीखा सिलाई का काम। सिलाई का काम मैं सीखा। सिलाई के काम में कारीगरों के कपड़े धोना, झाड़ू मारना, टॉयलेट बाथरूम जो होते थे उसको साफ करना, चाय लाके देना, खाना लाके देना। ये सिलाई का काम सीखने के टाइम पे तकलीफ, कारीगरों से मार पड़ती थी, बहुत मार पड़ती थी। ऐसा लगता था कि मुंबई जाएंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, लेकिन साला कभी कभी ऐसा लगता था कि कहां मैं आके पहुंच गया हूं। जिनके पास पैसा है, मुंबई उनके लिए स्वर्ग है, लखनऊ भी उनके लिए स्वर्ग है। और जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास यहां भी नर्क है, वहां भी नर्क है। कहते हैं कि माल है तो लाल है, माल है तो लाल है, नहीं तो कुत्ते जैसा हाल है। तीसरा मेरा कामयाबी का रास्ता, नेवर मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। मैंने सीखने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ा। ट्रेनिंग चाहे दिल्ली लग जाए, मुर्तुजा आएगा सीखने के लिए। ट्रेनिंग चाहे लखनऊ लग जाए, मुर्तुजा आएगा सीखने के लिए। ट्रेनिंग चाहे जिम कॉर्बेट में लग जाए, मुर्तुजा आएगा सीखने के लिए। मेरे सीनियर अगर मुझे कह दे कि 5 लाख रुपए फीस है, दुबई जाके ट्रेनिंग लेके आना है, मैं तुरंत चुपचाप चला जाऊंगा सीखने के लिए, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि 5 लाख रुपया लगा के 5 करोड़ कैसे कमाए जा सकते हैं। ये ट्रेनिंग से मैं सीख के आ जाऊंगा, ये मैं सीख के आ जाऊंगा। तो ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ना है। नेवर मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। मैंने कोई भी मौका सीखने का कभी नहीं छोड़ा। क्या लगता है कि कोई किसान का लड़का या कोई टेलर आदमी ऐसा कपड़े पहनता होगा? कोई टेलर आदमी कपड़ा सिलने वाला ऐसी बातें करता होगा? नहीं ना। सीखा हूं, आपको भी सीखना पड़ेगा। हम फालतू चीजों में खर्चा कर देंगे, दोस्तों के साथ पार्टी कर लेंगे, पिक्चर देख आएंगे, मोबाइल महंगी महंगी खरीद लेंगे, फालतू खर्चे कर डालेंगे, लेकिन अपने ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। इंसान के शरीर में सबसे कीमती चीज है दिमाग, और ये दिमाग के ऊपर 2 रुपए का नारियल का तेल लगा के चल देते हैं। अब ये क्या रिजल्ट देगा? जब आप सही खुराक दोगे अपने दिमाग को, तभी आपकी बॉडी सही रिजल्ट देगी। जैसे एक मोटरसाइकिल खरीद के लेके आते हैं ना, उसकी सर्विसिंग जरूरी होती है। कार खरीद के लाते हैं, सर्विसिंग जरूरी होती है। हमारे दिमाग का भी 3-4 महीने में सर्विसिंग होना जरूरी है, और ये होता है ट्रेनिंग में। अच्छी अच्छी चीजें आप सीखते हो, तब आपका दिमाग अच्छा रिजल्ट देता है। तो मेरा तीसरा कारण था, नेवर मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। इसके बाद आपको बता दूं, चौथा कामयाबी का कारण मेरे नो एक्सक्यूज। मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिए
कि सर मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे हट्ठे खट्टे मुस्टंडे बाहर बैठे होंगे, ट्रेनिंग में नहीं आए, लेकिन ये लड़की चांदनी देखो बैठी, यहाँ पर पैर टूटा है, प्लास्टर लगा है, फिर भी यहाँ आई है। ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं। जो मेहनत कर रहा है ईमानदारी से आदमी, जो दिन रात पसीना बहा रहा है, वो कामयाब होना चाहिए। बहाने देने वाला आदमी कैसे कामयाब हो सकता भाई? तो फिर ये जितने मेहनत कर रहे ईमानदारी से बेवकूफ हैं। पहले ऊपर वाला उसको देगा जो ईमानदारी से मेहनत करेगा, और जो बहानेबाज होगा, जो बहाने देता हो, कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। तो मेरी कामयाबी का बहुत बड़ा एक राज ये भी है कि नो एक्सक्यूज, मैंने कभी बहाने नहीं दिए। और पांचवा कामयाबी का राज, आई सरेंडर अनकंडीशनली और अपलाइन एंड गुरु। अनकंडीशनली मैं सरेंडर हूं अपने अपलाइन को, अपने गुरु को। मेरा अपलाइन अगर कह दे मुर्तुजा एक पैर पे खड़े रहना है, मैं खड़ा रहूंगा, पैर नीचे नहीं जाएगा। मेरा अपलाइन अगर कह दे कि ये कोट तेरे ऊपर नहीं अच्छा लगता, तुरंत उतार के फेंक दूंगा। मेरा अपलाइन मुझे बोले कि बाल सिलवा के साले गंजा होके घूमना पड़ेगा, तेरा धंधा पड़ेगा, मैं अभी छील डालूंगा। अनकंडीशनली अगर अपने अपलाइन से आप सरेंडर हो तो आप जीवन में कामयाब हो सकते हो। और जो बार बार हर काम में कंडीशन डालता है, आज बच्चा बीमार है, कल बीबी बीमार है, घर में पानी नहीं आया, कपड़े धुले हुए नहीं है, हाँ, ठोकर लग गया, नाखून फूट गया है, खेत काटना है, आलू निकालना है, गेहूं काटना है, गेहूं पानी देना है, मरेंगे साले, तब अमीर नहीं बन पाएंगे। और जो आदमी अनकंडीशनली सरेंडर, अरे भाई मैं हम लोग आपको कहां लेके जाना चाह रहे हैं, आप समझ पा रहे हो इस बात को? भरपूर पैसा कमवाएंगे, आपको इज्जत मान सम्मान, लोगों की दुआ के साथ आपको पैसा कमवाएंगे। आपकी आने वाली जनरेशन, पीढ़ियां सुधर जाएगी अगर आज आप मेरी बात मान जाते हो तो। पैसे को लेकर कभी जीवन में कमी नहीं होगी, भरपूर इज्जत मिलेगा आपको, भरपूर पैसा मिलेगा आपको। अपने अपलाइन को अनकंडीशनली सरेंडर हो जाओ, अनकंडीशनली सरेंडर हो जाओ। आपके जो एक्टिव अपलाइन है, जो आपको मदद और सपोर्ट करते हैं, क्यों शिवम सर?